के साथ। नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक दलों के वादे और दावों का सिलसिला शुरू हो गया है। सत्ता दल से बाहर होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर पूरे दमखम के साथ उपचुनाव के जरिए प्रदेश की सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, और वहीं बीजेपी की बात करें तो सत्ता में बरकरार रहने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी 28 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए संकल्प पत्र ला रही है। 28 सीटों के अलग अलग मुद्दों को लेकर संकल्प पत्र बीजेपी लाएगी। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के आने वाले किसान केंद्रित संकल्प पत्र को पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि ये कोई संकल्प पत्र नहीं है, ये झूठ पत्र है। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी अभी 10,000 किए हैं, 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं है। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। इन्होंने चिन्हित किया है कि जो कुछ भी करना है अभी चुनाव के समय 28 पे करना है। बाकी इनका पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना, कोई युवाओं से लेना देना नहीं। तो संकल्प पर सवाल है और इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए विधानसभा वार क्षेत्र की समस्याओं को केंद्रित करके ये संकल्प पत्र लाने की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कैसे देखा जाए, वचन पत्र की बात हो रही है, बीजेपी संकल्प की बात कर रही है, और दोनों ही अगर हम देखें तो पार्टियां इसके जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके से बीजेपी भी जो है अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने जरूर जो है 28 विधानसभा सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार कर लिए हैं, लेकिन बीजेपी भी अब संकल्प पत्र के जरिए जनता के बीच में विकास का मंत्र लेकर जाने की पूरी तैयारी में। यही कारण है कि 12 तारीख से अगर हम बात करें तो 12 तारीख से बीजेपी के जो वीडियो रथ हैं वो संकल्प पत्र के माध्यम से जो है जनता के बीच जाने की जो है शुरुआत करेंगे, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बीजेपी का विकास का मंत्र है वो जनता को बताएंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो 2018 में बीजेपी से जहां किसान कर्ज माफी को लेकर गलती हुई थी, वो मुद्दा अब जो है दोबारा से, क्योंकि हमने देखा है कि उपचुनाव के पहले एक बार फिर से अन्नदाता किसान ही जो है सत्ता का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के वचन पत्र में अन्नदाता किसान की एक अलग जगह देखने को मिली है, कुछ इसी तरीके से बीजेपी का जो संकल्प पत्र निकल कर आएगा उसमें भी जो है किसानों पर खासा फोकस रहने वाला है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 75 लाख से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ की भूमि है, और ऐसे ही किसान जो है कर्ज के नीचे दबे होने के कारण कई बार काल के गाल में समा जाते हैं। तो ऐसे में इन किसानों को जीवन देने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनके कर्ज को दूर करने के लिए, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं और आगामी समय में किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का दावा कर रही है। किस तरीके से ये माना जाए कि राज्य सरकार की तरफ से तो जो कुछ किया गया या जो कुछ किया जाएगा उसे तो बीजेपी शामिल करेगी अपने संकल्प पत्र में, लेकिन इसके जरिए केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया जो कृषि बिल है, और उसमें जैसा कि अभी आपने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की जो बात है उसे भी कैश करने की कोशिश करेगी बीजेपी। निश्चित रूप से यही कारण है, क्योंकि अगर हम देखें तो अन्नदाता किसान एक बार फिर से बाय इलेक्शन में जो है उपचुनाव का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अन्नदाता जिसके भी साथ आएगा ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव का रण है
उस पार्टी के लिए आसान हो जाएगा, जीत का रास्ता उस पार्टी के लिए आसान हो जाएगा। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है अन्नदाता किसान को लुभावने में जुट गई हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से जो केंद्रीय 4 कृषि बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, उसको लेकर जो है कांग्रेस जो है इसको किसान विरोधी बता रही है, लेकिन बीजेपी इसको जो है किसानों के लिए एक वरदान बता रही हो। यही कारण है कि इस बिल को लेकर किसानों के मन में जो आकाश, अगर हम देखें, आप कह रहे हैं कि एक अन्नदाता पर पूरा फोकस रहेगा और ठीक है, अलग अलग देखा जाए तो क्षेत्र वाइज ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जो समस्याएं होंगी उस पर आधारित संकल्प पत्र लाएगी भाजपा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अलग अलग स्थानीय मुद्दे जो हैं उसे भी बीजेपी ध्यान रखेगी, उस पर भी फोकस करेगी? और दूसरा अहम सवाल ये कि जहां किसान कर्ज माफी की बात की जा रही है, कांग्रेस बार बार ये दावा करती रही अब तक कि किसान कर्ज माफी की गई है, तो क्या लगता है आपको कितना फायदा कांग्रेस इससे ले सकती है? जी निश्चित रूप से नाज़नीन, अगर हम बात करें सबसे पहले बीजेपी की, तो बीजेपी सीधे तौर पर किसानों के लिए जो भी सरकार ने जन कल्याण की योजनाएं चलाई हैं और आगामी समय में किस तरीके से किसान को विकास से जोड़ना है, किसान की आय दुगनी करनी है, इसको जो है संकल्प पत्र में शामिल कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थानीय मुद्दों को भी जो है, स्थानीय विकास के जो मुद्दे हैं वो भी संकल्प पत्र में शामिल होंगे और इसका फायदा भी जो है कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को मिलेगा। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने इस प्लान पे ना सिर्फ काम किया है बल्कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने संकल्प पत्र या वचन पत्र के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जिससे विकास से लोगों को जोड़ा जा सके। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जरूर वचन पत्र तैयार कर लिया। 28 विधानसभा सीटों के लिए 28 वचन पत्र कांग्रेस ने तैयार करके जारी भी कर दिए हैं और तकरीबन 4 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस की जिस पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। देखें आकाश, कांग्रेस इस उपचुनाव में पहले अगर हम कांग्रेस का ग्राफ देखें, जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस अपनाती है उससे थोड़ा आगे चल रही है। चाहे वो प्रत्याशियों के चयन के बाद उनकी घोषणा करना हो, 28 वचन पत्र तैयार किए, उसको भी शामिल कर दिया, उसको भी सबके बीच में लेकर कांग्रेस पहुंच रही है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस एनालिसिस जल्दी कर रही है या फिर जल्दबाजी में है, या फिर ये कहा जाए कि जिस सर्वे की बात बार बार कांग्रेस कह रही थी उसका आधार है ये सब कुछ होना? जी बिल्कुल, कांग्रेस की गति का कारण, एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस अभी तक बैकफुट पर नजर आ रही थी। हमने देखा है कोरोना संकट काल के बीच ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद बाय इलेक्शन की आहट मध्य प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रही थी और जो चुनाव है उसको लेकर बीजेपी लगातार वर्चुअल के साथ एक्चुअल में एक्शन में नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं थी। और यही कारण है कि जैसे ही बाय इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हुई उसके बाद एकाएक लगातार कांग्रेस ने न सिर्फ अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं बल्कि कमलनाथ के चेहरे के साथ कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसको कांग्रेस का एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी कहा जाएगा। और कांग्रेस बीजेपी से पहले प्रत्याशी इसलिए भी खड़े कर रही है क्योंकि जनता के सामने अगर प्रत्याशी का चेहरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर 28 की 28 विधानसभा सीटों को जीतना होगा, तभी जाकर वो सत्ता में कमबैक कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी से पहले कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है नाज़नीन, क्योंकि बीजेपी ने भी कैंडिडेट्स अभी तक इसलिए भी डिक्लेयर नहीं करे हैं क्योंकि बीजेपी में एक औपचारिकता है। तकरीबन 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी के सभी उम्मीदवारों का चयन पहले से ही हो गया है, लेकिन सिर्फ एक औपचारिकता है कि बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। जनता के बीच में एक्टिव रहने के लिए और काम करने के लिए और चुनाव को जीतने के लिए जितने भी तौर तरीके अपनाने चाहिए या फिर जो भी प्रयास करने चाहिए वो दोनों दलों की तरफ से दिख रहा है। जिसमें कांग्रेस वचन पत्र लेकर आई तो बीजेपी ने संकल्प पत्र की बात शामिल कर दी है। लेकिन कैसे समझे यहाँ पर आकाश, एक बार वचन पत्र लेकर आई कांग्रेस जिसमें लंबे चौड़े वादे थे, जनता ने विश्वास भी किया। हालांकि कांग्रेस ये कहती रहती है कि वक्त नहीं मिला काम करने के लिए, खजाना खाली था, तमाम दूसरी बातें हैं, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से वचन पत्र सामने लाना, क्या लगता है ये रणनीति कांग्रेस की काम करेगी? जी बिल्कुल, ये तो आने वाला उपचुनाव का परिणाम ही बताएगा, प्रदेश की जनता ही बताएगी कि 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का 2018 की तर्ज पर वचन पत्र लाना कितना कामयाब होगा। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस 2018 के चुनाव की तर्ज पर ही जो है बाय इलेक्शन का चुनाव भी लड़ रही है और यही कारण है कि किसानों को लेकर न सिर्फ लुभावने वायदे वचन पत्र में दिखते हैं बल्कि जो तमाम वर्ग हैं, जो छोटे वर्ग हैं, उनको फोकस करने का काम जो है सीधे तौर पर कांग्रेस ने किया है। क्योंकि अगर हम 28 सीटों की बात करें तो अधिकांश 28 में से तकरीबन 20 से 22 सीटें जो है ग्रामीण इलाकों से आती हैं, जिसमें अच्छी खासी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से है, आदिवासी क्षेत्रों से है।
तो यही कारण है कि कांग्रेस अब छोटे वर्ग को साधने में जुट गई है। तो बीजेपी भी जो है वो कम नहीं है और यही कारण है बीजेपी ने माना जाए कि कांग्रेस की रणनीति ने काम किया था और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कांग्रेस ने एक बार फिर से वचन पत्र लाने की यहाँ पर कह सकते हैं हिम्मत दिखाई है। और वहीं दूसरी तरफ शायद बीजेपी को यह लग रहा है कि कांग्रेस का वचन पत्र काम कर गया था, इसीलिए संकल्प पत्र लेके आए। आपने सुना होगा पीसी शर्मा जी, वो ये कह रहे थे कि जरूरत क्या पड़ गई बीजेपी को संकल्प पत्र की। जी निश्चित रूप से नाजरीन, अगर हम बात करें बीजेपी संकल्प पत्र इसलिए भी लेकर आई है क्योंकि जो फील गुड में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी रह गई थी सत्ता बनाने से, वो फील गुड बीजेपी पे अब नजर नहीं आ रहा हो। यही कारण है कि किसी भी तरीके से बीजेपी अब कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती और यही कारण है कि बीजेपी ना सिर्फ एक्शन में दिख रही है बल्कि एक्चुअल वर्चुअल के साथ साथ अब जो है बीजेपी की जो तमाम विंग है वो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ना सिर्फ एक्टिव हुई है बल्कि घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रही है। और इसका एक बड़ा अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन 12 तारीख से करने वाला है, जहां पर वीडियो रथ के माध्यम से जो है संकल्प पत्र के जरिए जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे कि सरकार ने क्या जन कल्याण के काम किए हैं और आगामी विकास का सरकार का क्या एजेंडा है। क्योंकि बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरीके से आम लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा, ये जो है जनता को बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके अलावा कर्ज माफी का सच भी बीजेपी कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर भी जो है बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा जरूर करेगी, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी बार बार इस सवाल को उठा रही है कि 2 लाख रुपए तक का किस किसान का कर्ज माफ हुआ है। हाल ही का अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 50,000 रुपए तक का जो कर्ज है 26 लाख किसानों का वो माफ किया गया है और उसका दूसरा चरण शुरू ही कर रहे थे, इतने में बीजेपी ने सरकार गिरा दी। तो बीजेपी ने सरकार गिरा दी, इस आरोप के साथ कांग्रेस जो है वो मैदान संभाले हुए, लेकिन अब बीजेपी भी संकल्प पत्र ला रही है जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे आपके संकल्प पत्र को लेकर? कांग्रेस ये पूछ रही है कि आपको क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, कागजी नामकरण पे आप मत जाइए, बाकी सेवा का संकल्प तो हमारा है ही। सेवा के नए सोपान हमको खड़े करने, इस बार जो सरकार बनी है इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि और ज्यादा फुल फॉर्म में सरकार काम करती हुई दिखाई पड़ेगी, ज्यादा भरोसे के साथ लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। तो विधानसभा में हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, वहाँ के वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिकों के द्वारा जो प्राथमिकता में काम बताए गए हैं वो सब हमारी सूची में हैं और उसमें से अधिकांश कामों को मुख्यमंत्री जी ने उन विधानसभाओं में जाकर के सैंक्शन भी किया है और उसके लिए उन्होंने स्वीकृति भी दी है। बाकी के कामों को भी हम लिखित तौर पर जनता के बीच देते हैं और ये चुनाव के लिए बहुत आवश्यक कदम होता है। जब आम चुनाव होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। अब ये अभी भी क्योंकि 2 दर्जन से अधिक सीटों का मामला है, बड़ा क्षेत्र है, इसलिए उसको इस प्रकार का रूप दिया जाएगा कि सामूहिक तौर पर विधानसभा वार इस प्रकार की योजनाओं पर हम बात रखें। आपने कहा क्षेत्र के हिसाब से आप ये संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं, किस तरह की समस्याओं पर आपका फोकस रहेगा इस संकल्प पत्र में? समस्या की बात नहीं है, सड़क, बिजली, पानी, विद्यार्थियों के हित, गरीबों का लाभ और अंत्योदय की भावना के साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों की प्राथमिकता में कोई 1-2 काम होते हैं जिनको वो प्रायोरिटी पर करवाना चाहते हैं। तो ऐसे उन सब कामों को भारतीय जनता पार्टी भी विचार विमर्श के उपरांत लोगों के बीच ये विश्वास और भरोसे के साथ प्रस्तुत करेगी कि हमारे प्रत्याशी जीतने के बाद हमारी सरकार बरकरार रहने के साथ हम आपकी भावना का प्राथमिकता से भावना के अनुरूप आचरण करेंगे, काम करेंगे और विकास कार्यों को संपन्न कराएंगे। चलिए, हमारे साथ चर्चा में दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आ रही है वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो जो कुछ चाहते हैं उसके आधार पर तैयार किया गया है। यदि इन्होंने 15 वर्ष मध्य प्रदेश में जनता के हितों का ध्यान रखा होता तो इनको जनता बाहर नहीं करती। आज यदि ये आए हैं तो षड्यंत्र में दोबारा बैठे हैं। इनको जनता ने नहीं चुना, इन्होंने जनता के वोट को खरीदा है। जनता पहले अपने वोट का हिसाब मांगेगी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से मैंडेट अपने कब्जे में ले लिया, छल से ले लिया। तो जो छलबाज होते हैं, जो चोर और जो ठग होते हैं, वो कितना भी कुछ कहें, जनता और देश के सब नागरिक जानते हैं ये धोखेबाज हैं।
लेकिन जो धोखा संकल्प दिया, के नाम ऐसा आरोप तो आप पर भी, आपकी पार्टी पर है कि आपने किसानों को धोखा दिया। आपने 2 लाख के कर्ज माफी की बात की थी, उसे भी जोर शोर से बीजेपी जनता को बता रही है। बिल्कुल नाजनीन जी झूठ बोलने में माहिर हैं और सदन के अंदर जो दस्तावेज रखते हैं वो साफ स्पष्ट बताते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार ने 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। 5 लाख कुछ हजार किसान और ऐसे हैं जिनका 2 लाख रुपए की राशि का कर्जा है, वो माफ होना तीसरे चरण में था। यदि ये षड्यंत्र नहीं करते तो अभी तक उनका भी कर्जा माफ हो चुका होता। और हमने फिर वचन दिया है, हम जैसे ही सरकार में आएंगे तत्काल प्रभाव से उनका पैसा भी चुका देंगे। देखिए, आप भी किसानों की बात कर रहे हैं और इस संकल्प पत्र में बीजेपी भी किसानों की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये संकल्प पत्र किसानों पर फोकस होगा, इस संकल्प पत्र में किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। तो फिर ऐसे में आप जो कह रहे हैं, किस तरीके से जनता आप पर विश्वास करेगी? आप पहले भी वचन पत्र लाए थे, जनता ने आपको मौका दिया था। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने धोखे से आपकी सरकार गिरा दी, लेकिन क्या इस बार आपके वचन पत्र पे या वचन पे जनता विश्वास करेगी? नाजनीन जी, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में क्या बोला है, क्या लिखा है, वो तो सब जुमले कल वो कहने वाले हैं। क्योंकि केंद्र में जो नियम बनाया है उसमें किसानों के संग ठगा जा रहा है। उनको एमएसपी नहीं मिलने वाली, उनका जो मूल्य निर्धारण है वो व्यापारी करेंगे। इनके जो दामाद हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके भाई बंध हैं, जिनके लिए ये पूरी तरह से समर्पित भाव से काम करते हैं, अभी इन्होंने किसानों के लिए उनके हित में 3 नियम देश में लागू कर दिए। दूसरा, सदन के अंदर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमने थोड़ी बोला था 2 लाख रुपए का जो कर्जा बचा है वापस हम करेंगे, हम नहीं करने वाले। स्पष्ट शब्दों में भारतीय जनता पार्टी ने सदन में पटल पे रखा है कि वो किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। सदन की बात आप सड़क तक ले जाने में, उसे जनता को बताने में आपको लगता है कि सफलता मिलेगी? उम्मीद है कि हमें बताने में सफलता मिलेगी। पर उसके ठीक है साथ धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया, कृषि बिल को लेकर सवाल खड़े किए दुर्गेश जी ने, और ये भी कहा है कि आप कहते जरूर हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं करते। दूत न कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस के लोग तो लट्ठ लेकर के बिल्कुल इस तरह से हम लोगों पर चढ़ाई करते हैं डिबेट के दौरान। ये बताते हैं कि ये 2/3 बहुमत से इनकी सरकार बनी थी क्या मध्य प्रदेश में? क्या स्पष्ट बहुमत के साथ इनकी सरकार बनी थी? ये विकलांग सरकार के लोग बमुश्किल नाक रगड़ के सपा बसपा के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, और इस तरह चढ़ाई करते हैं जैसे जनता सब कुछ भूल गई हो। कोई बहुत अंतर था क्या हमारी आपकी सीटों में? लगभग बराबर थी। इसलिए आपको नीची आवाज में बात करना चाहिए और जनता के जनादेश का विनम्रता पूर्वक इंतजार करना चाहिए उपचुनाव के। तो आप कृषि बिल पर भी कुछ कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर भी किसानों में रोष है, और इस मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रही है। किसान मुद्दा रहेगा, कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मोदी जी की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। उसके अंतरात्मा जानती है कि मोदी जी समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए किसान को आजादी देने की कोशिश की है कि वो फसल चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे अपनी सोसाइटी पर जाकर बेचे, चाहे व्यापारी को जाकर के बेच दे, चाहे पड़ोस के राज्य में जाकर के बेच दे। और कांग्रेस कुप्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। इनके इस पाप आचरण को जनता भलीभांति समझ रही है। ये कितने गला फाड़े, ये कितनी नौटंकी करें, जनता में इनका नकारात्मक असर पड़ रहा है। दुर्गेश जी, विकास का जो संकल्प है वो अभी और आगे ले जाने की बात कह रही है बीजेपी। हर वर्ग के कल्याण की बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है। धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ कहेंगे नहीं, करके भी दिखाएंगे, जनता मौका देगी। तो इस पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव है, या फिर आपको वोट लेने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे जनता से इस बार? मध्य प्रदेश में तो चला चली की बेला है इनकी, 20-22 दिन बचे हैं, ज्यादा समय नहीं बचा। बाकी यदि इनको कुछ करके दिखाना है तो अभी उत्तर प्रदेश में 2-4 महीने का समय है, वैसे वहां से भी इनकी रवानगी तय है। जिस तरीके के महिलाओं पे और बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, रोक के दिखाइए और उदाहरण प्रस्तुत करिए। जिस तरह से किसान हर जगह देश में आत्महत्याएं कर रहा है, उसको रोक के दिखाइए। और अभी हमसे कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सपा बसपा को साथ में लेके चल रहे थे, अभी आप किसके दम पे सरकार में बैठे हैं? दूसरा, आप अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप बिहार में क्या सरकार में है? आप पंजाब में आप किसी और के साथ में है? या आपने जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी या सोच रखने वाली संस्थाओं के संग जो आपने सरकार चलाई थी, वो क्या उचित कदम था, देश के हित में कदम था? जो आपने ये पूरे देश के अंदर कई जगह जहां शून्य में बैठे हैं वहां भी आप सरकार बनाने, या एक विधायक होता है वहां भी आप सरकार बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचते हैं वो करते हैं,
वो याद नहीं दिखाई देता। हमसे बात कर रहे हैं, हमारे पास में 114 विधायक थे और 4 विधायक कांग्रेस के निर्दलीय साथी थे। 18 के साथ में सरकार बनी हुई थी। बाकी लोग तो हमारे साथ में आए थे, सहयोगी हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें सहयोग दिया। आप तो षड्यंत्र करके आए हो। षड्यंत्रकारी यदि हमसे सवाल उठाए कि आपने कैसे सरकार बनाई, तो हास्यास्पद स्थिति लगती है। झूठे, बदमाश, षड्यंत्रकारी, लुटेरे, जो गद्दार, ऐसी संज्ञाएं इनको आज जनता की तरफ से मिल रही है। चाहूंगी आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ हैं। आकाश, देखा जाए तो वही कुछ सुनाई दे रहा है, उसी तरह के आरोप अभी भी लग रहे हैं, चाहे वो बिकाऊ की बात हो, चाहे वो षड्यंत्रकारी की बात हो, खरीद फरोख्त की बात हो, किसानों की बात हो। तो ये माना जाए कि आम चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, कमोबेश वैसे ही मुद्दे इस उपचुनाव में दिख रहे हैं। जी, निश्चित रूप से आम चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उसी तरीके के मुद्दे जरूर दिख रहे हैं नाजनीन, लेकिन ये आम चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव नहीं है, ये बाय इलेक्शन है, और वो भी कोरोना संकट काल के बीच। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां विकास की बात तो कर रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को अपने वचन पत्र में शामिल कर रही हैं। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों को ये बेहतर तरीके से पता है कि अगर स्थानीय तौर पर विकास के मुद्दे को या स्थानीय मुद्दे को विकास में शामिल नहीं किया गया, वचन पत्र या संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया गया, तो जीत की राह मुश्किल हो सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी भी 28 संकल्प पत्र के साथ उपचुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो कांग्रेस ने भी जो है 28 वचन पत्रों के साथ उपचुनाव के मैदान में अपनी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि दोनों के विकास के प्लान में से जनता किसे अपनाती है और किसे अपना जनादेश देती है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आकाश। तो यहाँ पर दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आपने आकाश को सुना, उनका ये कहना है कि स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दी जा रही है। आप भी वचन पत्र लेकर आए हैं, आप विश्वास बहुत जता रहे हैं कि 20-22 दिन बचे हैं इस सरकार के पास। ऐसे में जहां बसपा ने भी बीच में छलांग लगा दी है, आपके वोटों को नुकसान भी हो सकता है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद आपका जो विश्वास है उसका आधार आपको क्या लगता है? जो कुछ हुआ, जो घटनाक्रम घटा, केवल वही या कुछ और? नाजनीन जी, पिछले जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे तब भी सपा बसपा मैदान में थी, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हम किस विश्वास पे हैं? हम उस विश्वास पे हैं जो 15 माह में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में किया है। 1 रुपए हर घर में बिजली, 1 रुपए ही प्रति यूनिट, किसानों को 45 पैसे 44 पैसे प्रति यूनिट बिजली, आदिवासियों को 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली, महिलाओं के लिए बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि जो इन्होंने 28,000 वापस कर दी। हमने अतिथि विद्वानों को उनके लिए उचित कदम उठाने का काम शुरू किया। हमने नोटशीट हमारे यहाँ की आज सदन में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की षड्यंत्रकारी सरकार ने रख के बताया कि हाँ, कांग्रेस शासन में इनके लिए काम हो रहा था। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अतिथि विद्वानों को हम नियमितीकरण या उनके पक्ष में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। उसके अलावा मध्य प्रदेश को विकसित कैसे किया जाए, तो कमलनाथ जी की एक सोच ने उस पर काम किया। और मध्य प्रदेश के अंदर चाहे ओंकार माला के रूप में ओंकारेश्वर उज्जैन का सृजन करना हो, या रामपथ गमन हो, या हमारे पास में ओरछा का हमने विकास करने का काम प्रारंभ किया। और सब जगह हमने आर्थिक रूप से समृद्ध किया, पैसा पहुंचाया, काम प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, मध्य प्रदेश में रोजगार आए, मध्य प्रदेश में नए उद्योग लगे, उसके लिए ठोस काम कमलनाथ जी ने 15 माह के अंदर में कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरीके का कोई उदाहरण हो जो मैंने सैकड़ों गिना दिए। धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस को भले ही 15 महीने का समय मिला था, लेकिन जो कुछ किया वो काम ठोस किया, ये कहना दुर्गेश जी का। कांग्रेस के लोग जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, विकास की बातें हैं, वो केवल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ही बढ़ चढ़ कर बताते हैं। अगर सच मायने में विकास के प्रयास हुए होते तो आम जनता इनके पक्ष में होती, आम जनता भी बोलने लगती, सर चढ़ के बोल रहा होता विकास तो इस समय लोगों का, कांग्रेस का गुणगान कर रहे होते। जब सरकार गिरी मध्य प्रदेश में, तब आपने कितने लोगों को रुआंसा देखा कि जनता बहुत दुखी हो गई थी कि सरकार गिर गई। सरकार को लगा कि अच्छा हुआ पिंडी छूटा निकम्मी सरकार से। इसलिए ये अपने मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और चुनाव तक है, चुनाव तक इनको आप बड़बोलेपन की भूमिका में पाएंगे, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, क्योंकि ये तय करके आए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उल जलूल बोलना है और लगभग गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करना है और अपनी वाहवाह करनी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ कांग्रेस गिना रही है वैसा कुछ हुआ नहीं है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो जिसका जिक्र अभी दुर्गेश जी ने किया, और उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, अलग अलग बयान है इनके नेताओं में, एका नहीं है, इस पर भी कुछ कहेंगे? देखिए, ये भ्रमित कर रहे हैं। हमने साफ साफ बात कही कि कांग्रेस ने ये वादा किया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में। अब पहला अपराध तो ये कि 10 दिन में आप कोई निर्णय नहीं कर पाए।
आप चलो उसको छोड़ दो, पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ आपने किया क्या? छोटा मोटा जो 50,000 तक का या उससे नीचे का कर्ज माफी का प्रयास आप इसलिए करते रहे कि अब जुबान फंस गई है तो कुछ तो भी करना ही है। अच्छा, और किसानों की बात क्योंकि बार बार हो रही है धैर्यवर्धन जी, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से अब आपकी सरकार काम करेगी अगर आपको आगे भी मौका मिलता है कि किसानों का जो सशक्तिकरण की बात है, उनकी आय से जुड़ी जो बात है, उसके लिए आपके पास क्या नया आइडिया है? क्योंकि अगर यहाँ पे कर्ज माफी करने की बात कांग्रेस कह रही है, उनका कहना है कर्ज माफ हो जाएगा, किसानों के ऊपर से बोझ हट जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या रणनीति है इसे लेकर? देखिए, हम कांग्रेस के वचन पत्र पे काम करने के लिए बाध्य नहीं है, हम कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे। हमारी अपनी रणनीति है, हमारा अपना संकल्प है, हमारी अपनी कार्य पद्धति है। उस कार्य पद्धति के अनुसार चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, हम सबकी फिक्र करेंगे। और चाहे केंद्र सरकार का मामला हो, चाहे राज्य सरकार का हो। अब मुझे बताइए, अगर केंद्र सरकार ने अभी मोदी जी के हाथों से शिवराज जी ने 2.25 लाख सीमेंट कंक्रीट के मकान यदि दिलवाए तो क्या गरीबों का कल्याण नहीं हुआ? गरीबों की आत्मा को बहुत शुक्रिया दोनों का। हर किसी की फिक्र होगी, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, ये संकल्प लिया है बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए। लेकिन देखना होगा कि संकल्प पत्र को क्या वचन पत्र टक्कर दे पाएगा और जनता आखिर किसे चुनेगी। इंडिया स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।